नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 नवंबर 2023, और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 242 एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं, यानी कि 242वां एपिसोड। कल सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज ऑन होता है, वहां पर लोग सवाल भेजते हैं। संडे को मैं उन सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो यहाँ पे सवाल आए हुए हैं कुछ, मैं उन सवालों को लूँगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स रिलेटेड सवाल है आपका, उसमें मैं देखूंगा, तो उसमें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। मैं बिल्कुल अपना सिर्फ व्यू बताऊंगा चार्ट के हिसाब से। उस पर अगर आप डिसीजन ट्रेड करते हैं, पोजीशन लेते हैं, तो आप अपना रिस्क देख लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 242 एपिसोड। और यहाँ पे नाम लोग नहीं लिखते, सवाल भेजते लेकिन नाम नहीं लिखते, शहर का नाम नहीं लिखते हैं, तो फिर मुझे उन सवालों को हटाना पड़ जाता है। तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सवाल को निकाल लेता हूँ, या देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल जो भेजा है, पार्थ गांधी जी ने मुंबई से भेजा है। डियर सर, योर गाइडेंस मीन्स ए लॉट टू मी, योर वीडियोज हेल्प मी टू अपग्रेड माई नॉलेज। डियर सर, आई बाउट ऑन मोबाइल ग्लोबल बाउट एट द रेट ऑफ 120, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट? आई इवन हैव ए पेट्रोनेट बाउट एट 200, व्हाट इज योर व्यू फॉर शॉर्ट टर्म? देखिए पार्थ गांधी जी के पास दो शेयर हैं, ये लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं ऑन मोबाइल, इन्होंने 120 रुपये के भाव पे ले रखा है, और एक है पेट्रोनेट एलएनजी जो कि 200 रुपये के भाव पे ले रखा है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिर्फ टारगेट की बात पूछ रहे हैं, स्टॉप लॉस की बात नहीं पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या पार्थ साहब, क्या स्टॉप लॉस नहीं चाहिए आपको? क्या चाहते हैं कि सिर्फ वन साइड मार्केट चलेगा? ऐसा तो होगा नहीं सर, आपको दोनों साइड रखना पड़ेगा, है ना। स्टॉप लॉस भी रखना पड़ सकता है, और टारगेट टारगेट तो सारे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी लेना पड़ जाता है। तो चलते हैं ऑन मोबाइल 120 पर। देखिए बहुत ही स्टॉक्स तो ऑन मोबाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। गेमिंग कंपनी है, गेम से रिलेटेड है, बहुत सारे गेम्स बनाती है कंपनी ऑन मोबाइल। तो इसका फिलहाल जो आपने 120 के भाव पे ले रखा है, अब देखिए 120 पे लिया है, और जस्ट वहाँ से 6-7-8 पॉइंट नीचे है, चल रहा है 111.50 पे चल रहा है। आपको जो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना होगा ना, वो 100 रुपीज़ का लगाना होगा, 100 रुपये का स्टॉप लॉस। इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग कुछ इसमें कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस ही, जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, वो 120 के आसपास का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वो स्टॉप लॉस तो आपको रख के चलना होगा 120 के 100 के आसपास में। ठीक है, 100 का स्टॉप लॉस। अब 115 रुपये और 117 रुपये, ये दो ऐसे रेंज हैं। उसके ऊपर निकलने के बाद जो आपका बाइंग प्राइस है 120 वाला, वो प्राइस आपके पास आ सकता है, और 120 के ऊपर अगर सस्टेन किया, तो फिर आप 126-27 तक के ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल जो इसका रजिस्ट्रेशन एरिया है, बिल्कुल वही रजिस्ट्रेशन है, रेजिस्टेंस एरिया है, वो बिल्कुल इसी जगह पर 130 के पास में टिका हुआ है। किसी कारणवश अगर 130 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो बड़े टारगेट 150 की तरफ जा सकता है। लेकिन फिलहाल 100 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस, जो करेंट भाव है, वहाँ से 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा आपको। दूसरी बात रहा पेट्रोनेट एलएनजी का, तो चलते हैं हम लोग पेट्रोनेट की तरफ, है ना। और अपने ले रखा है पेट्रोनेट एलएनजी को 200 रुपये के भाव पे शायद। हाँ बिल्कुल 200 के भाव पे लिया है पेट्रोनेट एलएनजी, और अभी चल रहा है ये लगभग 196। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें खोने को कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी आप 190 185 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, उससे ज़्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है मामला। 185 तक का एक स्टॉप लॉस, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है इसके पास, आपका ही बाइंग प्राइस 200 205। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो फिर ये आपको 215 तक के टारगेट मिल दिखाएगा पेट्रोनेट एलएनजी। तो ये व्यू है पार्थ जी आपके शेयर पर, आपके स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। आप अपना भी रिसर्च करें, देखें, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। दूसरा सवाल है, अमन कटियार जी कानपुर से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, लिख रहे हैं, श्रीमान सबसे पहले धन्यवाद आपके द्वारा दी गई सेवा के लिए। मुझे एवरीडे शेयर के बारे में, एवरेडी एवरीडे नहीं, एवरेडी शेयर के बारे में जानना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एक स्ट्रेटेजी आपने ईएमए क्रॉसओवर 9 एंड 26 से आपने एक इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियो में जिक्र किया था
कृपया उस पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करें। ईएमआई क्रॉस ओवर वाला वीडियो जो है ना, सबसे पहले स्ट्रैटेजी पर आऊँगा। वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे रखा हुआ है। स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईएमआई क्रॉस ओवर वाला मिल जाएगा, 9 और 26 वाला। वहाँ आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें वहाँ डिटेल से मैंने डिटेल से बताया हुआ है। आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और स्ट्रैटेजी वाला सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईएमआई क्रॉसओवर वाला 926 पीला ऐसा थंबनेल, येलो ऐसा थंबनेल बना होगा, वो आप देख लें, ठीक है। वहाँ पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। दूसरा बात है कि आपने एवरेडी से देखिए, एवरेडी जो स्टॉक्स है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो मेरे नज़र में ये अभी उस टाइप का स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। 346 347 रुपये के आसपास में चल रहा है। इसका जो काम है, आपको काम के प्रति पहले इसको जागरूक होना है। एक्चुअली इसका काम क्या है, तभी आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर नहीं खरीद के कंपनी को खरीद रहे होते हैं, और कंपनी को भी नहीं खरीद के उसके बिजनेस को खरीद रहे थे, उसके बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं। तो उसका बिजनेस कैसा है, वो बिजनेस आपको पहले जानना होगा, तो आप पैसा लगा सकते हैं। और एवरेडी इंडस्ट्रीज का बिजनेस क्या है, एवरेडी बैटरी, वो काफ़ी नामी है ना, ड्राई सेल वगैरह बनाती है एवरेडी, बैटरी वगैरह, फ्लैश लाइट, टॉर्च, ये सब काम करती है, ठीक है। अब देखिए, इसके जगह पे अब जो बैटरी जो है, अब वो चेंज होने लगा है। अब लोग लगभग लगभग ढूंढने लगे हैं रिचार्जेबल बैटरी, साथ ही ऐसे बैटरी जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें और छोटा साइज में यूज़ कर सकें। एवरेडी शायद अभी उस सेक्टर में गया नहीं है, लेकिन चूंकि ये बैटरी रिलेटेड है, पावर सेक्टर रिलेटेड है, मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो फंडामेंटल मुझे उतने अच्छे लगते नहीं है। डिविडेंड ये देता है नहीं। दूसरी बात, इसमें जो है आपका थोड़ा सा डेप्थ वगैरह का भी इशू रहता है, वो भी इशू चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप बैटरी बिजनेस को अगर आप देख के चलेंगे, जैसे मैं इसके वेबसाइट पर ही लेके आपको चलता हूँ, चलिए। एवरेडी बैटरी कंपनी है ना, अब ये है एवरेडी इंडिया। चलिए हम लोग इसको क्लिक करते हैं, everedy.com पर, यहाँ पर आएंगे और इसके वेबसाइट पे चलते हैं, everedy.com। आपको सबसे पहले बिजनेस समझना पड़ता है ना, बिजनेस जिसको लंबे समय तक इसका प्रोडक्ट टिका रह सके, लंबे समय तक प्रोडक्ट चल सके, उस बिजनेस में पैसा लगाइए तो वहाँ पे ज़्यादा चलता है। अब इसका देखिए कि क्या क्या ये करता है, यही है ना हैंड हेल्ड लाइट, माने हाथ में जो लाइट पकड़ के चलते हैं, एरिया लाइट है। बैटरीज में आप देखिए क्या है, एवरेडी गोल्ड, एवरेडी सुपर हैवी। ये इस सेक्टर में भी नहीं जाता है जिसमें कि आपको बड़े बड़े बैटरी जो घर में यूज़ होते हैं, वो बैटरी भी अभी ये नहीं बनाती है। तो मेरे ख्याल से मुझे इतना वो पसंद, मैं अपना भी बता रहा हूँ, बाकी आपकी अलग मर्जी, मुझे उतना ज़्यादा पसंद ये स्टॉक्स नहीं आता है एवरेडी, है ना। इसके जगह पर मेरे पास जो मैं समझता हूँ, मेरा अपना व्यू, एक निप्पॉन करके एक कंपनी है ना, निप्पॉन। वो आपको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, निप्पॉन इंडिया शायद, हाँ ये इंडिया निप्पॉन है ना इलेक्ट्रिक, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। इसके बनस्पति तो प्राइस भी लगभग देखिए 100 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस भी उसी के आसपास में। ये स्टॉक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर बैटरी के मामले में किया जाए तो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इसके भी वेबसाइट देखेंगे, निप्पॉन इंडिया, है ना, तो आप ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड दे रहा है, लेकिन ये नहीं देखना है। हम लोगों को क्या देखना है, इंडिया निप्पॉन, है ना, इंडिया निप्पॉन, इंडिया निप्पॉन। देखिए इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स है। तो अब इस पर क्लिक करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या क्या काम करती है, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एवरेडी का आपने देखा ना, बैटरी बनाती है और टॉर्च वगैरह ज़्यादातर इसे फोकस करता है। और ये देखिए अब क्या करता है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, इसका वेबसाइट ही देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या काम करती है। आप इसके प्रोडक्ट पे चले जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, देखिए ये टू व्हीलर में भी बनाती है, थ्री व्हीलर का भी प्रोडक्ट बनाती है, और जनरल पर्पज़ का अदर भी बनाती है, इंजन भी बनाती है और बैटरी बनाती है। अभी जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, इसके प्रोडक्ट पे चले आए, आवर प्रोडक्ट, इस पर क्लिक किया, ये शायद अभी नहीं खुल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसके प्रोडक्ट पे ध्यान से जाएं, देखें इसके प्रोडक्ट को, और फिर आपको डिसीजन लेने, यहाँ ऊपर वाले में क्लिक करके तो खुलता है। तो यहाँ पर से आप देखिए, इसके प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। ये लगभग लगभग हर सेगमेंट में है, ईवी में है,
है ना। इसमें है आपका, देख रहे ये जनरेटर में है। तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है एवरेडी के मुकाबले, इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। लेकिन मैं एवरेडी को पसंद नहीं करता। आपने मेरा व्यू पूछा तो मैंने अपना व्यू बता दिया। लेना न लेना वो आपका डिसीजन। बाकी रहा ईएमआई वाली स्ट्रैटेजी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, स्ट्रैटेजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। येलो कलर का, पीला कलर का थंबनेल होगा। तो अमन कटियार जी का ये सवाल था कानपुर से। संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग, आई हैव परचेज सोम डिस्टिलरी यानी कि HDBL @298, NMDC 172, हिमाद्री स्पेशलिटी @252, इंडियन होटल्स 405 पे लिया है, SSC बैंक 920, जुबलियन फूड 510 और जोमेटो 120 पे लिया है। होल्डिंग फॉर 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीना होल्ड करना चाहते हैं। प्लीज प्रोवाइड एसएल टारगेट। ये तो हुआ एक सवाल। दूसरा है, एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन स्टॉक NMDC एंड जोमेटो, इट इज़ फंडामेंटल। सर आपने लिया है तो कुछ सोच के तो लिया होगा। ये पूछ रहे कि फंडामेंटली जोमेटो और NMDC कैसा है ना। सर NMDC तो सरकारी कंपनी, सरकार पे भरोसा नहीं है इसका मतलब आपको, है ना। सरकार पर अगर भरोसा नहीं है तो NMDC मत लीजिए। सरकार पे अगर भरोसा है तो फिर NMDC रखिए। बात समझ रही है, सरकारी कंपनी। अब आप कहेंगे SBI का फंडामेंटल कैसा है, भाई वो तो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है ना। वो तो ऐसे भी उसका कुछ दिक्कत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कभी डूबेगा भी नहीं। डूबेगा तो सरकार उसको समझेगी, उसमें हेल्प करेगा उसको, कंपनी को। NMDC माने गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में कोई फंड का इशू तो नहीं होता है ना। बात समझे। हाँ, मूवमेंट स्लो होता है। क्या होता है? मूवमेंट स्लो होता है, लेकिन फंड का इशू नहीं होता। देखिए दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा। एक होता है ग्रोथ स्टॉक, एक होता है वैल्यू स्टॉक, है ना। ये सब वैल्यू स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक नहीं। इसमें ग्रोथ बहुत कम मिलता है। सरकारी कंपनी आपने देखिए SBI है ना, 500-600 पे चल रहा है, इतने साल तक हुआ तो 5 से 600। उसके जगह कोटक और HDFC वगैरह सब देखिए कितना ऊपर चलता है। तो क्या है? वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक। ये वैल्यू स्टॉक, इसमें आपका वैल्यू बना रहेगा, उसमें कहीं को कहना डिविडेंड मिलेगा मस्त तरीके का, पर ग्रोथ थोड़ा कम मिलता है। रही बात सरकारी कंपनी तो कोई टेंशन ऐसे है नहीं। अच्छा, दूसरा है, आपने जोमेटो पूछा, तो सर जोमेटो को मैं पर्सनली इस हिसाब से देखता हूँ कि हम किस जनरेशन में जीते हैं, है ना। हम इसके फंडामेंटल की बात ही नहीं करते, हम इसको देखते हैं कि इसका काम कैसा है। काम है इसका सुविधा, सर्विस सेक्टर का काम है ना, सुविधा देने का। हमारा आपका सबका अब लगभग लगभग संयुक्त परिवार नहीं रहते, हम लोग एकल परिवार में रहते हैं। अब एकल परिवार में क्या होता है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, खाना बनाने का टाइम नहीं है। और मल्टी सिटी में जाइए, मेट्रो सिटी में वहाँ जाइए तो आपको वैसे ही लगभग लगभग सब मिलता है। तो जोमेटो का वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, और इस तरह के कल्चर अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में इसका ग्रोथ हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसके आगे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए, ये भी इशू बनता है। तो जोमेटो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चले तो वो भी वहाँ पर अच्छा है। लेकिन इशू वही है कि भाई इसके अंदर जितने इन्वेस्टर लोग हैं ना, वो कहीं कहीं पे निकलना भी शुरू कर जाते हैं, है ना। आपको पता है ये किसका है? वो इन्फोएज वाले का, जिसका कि ये भी है आपका पॉलिसी बाजार वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर भी जो ऊंचे भाव पे निकलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो हम कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं, सुविधा के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम लोगों को सुविधा नहीं है कि भाई हम खाना बना सके, है ना। उसको भी कहाँ समय नहीं है, उसको भी समय नहीं है, तो लोग क्या करता है, जोमेटो यूज़ कर देते हैं। हाँ, इसका एक कॉम्पिटिटर स्विगी है, तो वो दो चल रहा है, और हो सकता है तीसरा कोई आ जाए, चौथा आ जाए, इस तरह से हो सकता है। लेकिन स्टॉक्स ठीक है, उसमें कहीं कोई परेशानी ज़ोमैटो में नहीं है। अब आपने ले लिया है तो आप भरोसा करें, आप अपनी रिसर्च पे भरोसा ज़रूर करें, और इसको इस हिसाब से देखें कि किस कल्चर में हम लोग जी रहे हैं, किस सदी में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए मैं बर्गर पिज़्ज़ा वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उसी कल्चर में जी रहे हैं। लोग बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपकी बात। अब दूसरा है कि आपने HDBL 298 पे लिया है, तो कोई बात नहीं। दारू तो भारत की आत्मा है। देखिए मैं इसको लोकल लैंग्वेज में बोलूँगा, है ना। दारू जो है, आप HDBL तो अच्छा नाम हो गया ना, सोम डिस्टिलरीज, एकदम सोम रस, है ना। इसको दारू बोलिए, सीधा सीधा लीकर बोलिए। ये तो भारत की आत्मा है। ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। इस पर एक खाली अभी छापा पड़ गया था कोई चीज़ का इशू पे, इस वजह से स्टॉक जो है 390 से गिर के 250 तक नीचे आने की कोशिश किया था, 276 तक। लेकिन चीज़ें हमेशा बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत
वाला कोई भी बात नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। 298 पे लिया, 302 चल रहा है, ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 315, ब्रेक करेगा तो 340 तक जाएगा। और ये तो भारत का आत्मा है सर, दारू क्या है, भारत का आत्मा है। इसको पी लिया थोड़ा सा कोई भी दारू, तो एक रिक्शा चालक भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को खरीदने की औकात रखता है। पी लेने के बाद आप प्रधानमंत्री को खरीद लेंगे, है ना, ऐसे टाइप का सुना। तो ये तो समता का भाव, मतलब एक बराबर भाव पैदा करता है। तो ये स्टॉक खुशी में भी लोग पीता है, इस चीज़ के दुख में भी पीता है। तो ऐसे चीज़ जो दुख और सुख दोनों में भी, उसको आप लॉन्ग टर्म भी रख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। और रहा बात व्यू, तो मैंने आपको बता दिया। एनएमडीसी 172 पे लिया है, आप देख लेते हैं वापस से एनएमडीसी को। 172 पे लिया, 168 चल रहा है। तो जो आपने लिया है वही उसके लिए थोड़ा सा हर्डल है, 175 के आसपास का। स्टॉप लॉस जो लगेगा सर वो 160 का बन रहा है यहाँ पर से। 175 के ऊपर जाएगा तो फिर आपको 185 से 200 तक के आसपास में मिल सकता है लेवल, लेकिन पहले 100 यहाँ पर जो है 60 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना होगा। हिमाद्री स्पेशलिटी, चलिए HSL, हिमाद्री स्पेशली, HSCL है ना, हिमाद्री स्पेशलिटी, या आपने लिया हुआ इसको 252 के भाव पे, ठीक है, और उसी के आसपास चल रहा है। तो स्टॉप लॉस तो भाई लगेगा 230 का, इससे छोटा स्टॉप लॉस तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। और थोड़ा स्टॉक्स में एक निगेटिविटी बना हुआ है, यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। जो चार्ट है वो ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। अगर इसका एरिया को नीचे ब्रेक करता है, 240 के नीचे आता है, तो फिर ये सीधे 230 तक आने की कोशिश करेगा। तो 240 का छोटा स्टॉप लॉस रखिए, और 265 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर ये 280 से 300 तक के टारगेट HCL दे सकता है, ठीक है। तीसरा है इंडियन होटल, आपने ले रखा है, तो चलते हैं इंडियन होटल में हम लोग, क्या काम चल रहा है इंडियन होटल में। और ये आ गया इंडियन होटल्स, इसका भाव आपने रखा है 405 पर लेके 411 चल रहा है, वन वे रैली किया है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो 416 से 18 उसके ऊपर जाएगा, 420 से 30 का टारगेट। और स्टॉप लॉस जो आपको लगा के चलना वो 400 रुपये का लगा के यहाँ पर चलना पड़ सकता है। ICICI बैंक और ICICI बैंक, देखिए मैं फिर से बता दूं डिस्क्लेमर, स्टॉक्स रिलेटेड कोई भी सवाल पे मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इस पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो अगर आप लोग अपना पोजीशन लेते हैं, बनाते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं। इसके अलावा ICICI बैंक 920 पे लिया हुआ है, तो भाई 920 स्टॉप लॉस तो यही लग रहा है 900 रुपये का। उसके नीचे आ गया तो फिर 880 तक गिर सकता है, रेजिस्टेंस 940 का है, उसके ऊपर जाएगा तो 960 से 980 का बनेगा। जुबलियन फूड 510 पे लिया, ये थोड़ा सा भी शायद नीचे दिख रहा होगा ना जुबलियन फूड, चलते हैं जुबलियन फूड की तरफ। और 510 पे लिया हुआ है, और अभी 528 है, ठीक है, काफ़ी नीचे से, ठीक है, रिकवरी किया है, बढ़िया है, बने रहिए इस पे। इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि मैं पिज़्ज़ा बर्गर वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा अच्छा मैं पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है। 540 के ऊपर निकल जाएगा, 500, इसमें कोई खराबी ऐसा दिख नहीं रहा है चार्ट वाइज, ठीक है। 540 के ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो 560 तक के टारगेट बना सकता है। स्टॉप लॉस इस भाव पे लेके चलना होगा, तो 515 रुपये के आसपास का। इसके अलावा आपके पास है जोमेटो, तो सर जोमेटो का बात तो मैंने कर ही दिया है। जोमेटो का आपका प्राइस है 120 रुपये का। तो चलिए ज़रा एक बार जोमेटो के चार्ट को दोबारा से देख लेते हैं। जोमेटो 120 के भाव पे आपने लिया हुआ है, और ये आ गया जोमेटो, ठीक है सर। रेजिस्टेंस है ऊपर, बस रखे रहिए, 125-26 के ऊपर निकलेगा तो 135 तक के टारगेट जाएगा। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 120 रुपये के आसपास का बनेगा, छोटा सा एक स्टॉप लॉस है। तो ये सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी का सवाल था। और आगे बढ़ता हूँ, दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, सर मेरा सवाल है, हाउस ऑफिस पर जो लोग घर में ऑफिस रखते हैं क्या वो पूरी लगन से काम कर पाते हैं? क्योंकि मैंने दोनों चीज़ में डिफरेंस देखा है, घर में वो काम वाली फील नहीं आती। इस पर आपका क्या राय है? सर जवाब, सवाल भी आप ही पूछते हैं, जवाब भी आप ही देते हैं, तो फिर इसमें बताना क्या? आपको एहसास हो गया ना रियल में, आपने खुद करके देख लिया ना कि हाँ क्या फील होता है, तो फिर अब मैं इसमें क्या बताऊँ, बताइए। मैं खुद घर से करता हूँ सारी चीज़ें, मेरा घर पे एक छोटा सा ऑफिस टाइप है, मैं खुद उसी से करता हूँ, है ना। तो भाई मुझे तो फील नहीं होता ऐसा कुछ। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, ऑफिस जाके मैं घर में भी काम करता हूँ अपना, तो मुझे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिमाग, अगर घर में आप काम कर रहे हैं और दिमाग है कि मम्मी क्या चढ़ाई है चूल्हे पर, किचन में बन क्या रहा है, सुगंध आ रहा है एकदम यहाँ तक,
मेरे कमरे के अंदर तक दिमाग भटकेगा। या फिर अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ कर क्या रही है, पत्नी ज़रा देखें तो बच्चा किधर खेल रहा है। घर में अगर आप काम करते हुए दिमाग वहाँ रखें तो फिर आपको दिक्कत है भैया। जब तक काम कर रहे हैं तब तक बिल्कुल उसको काम की तरह देखना है। ऑफिस, क्योंकि मैं तो यही करता हूँ, मेरा तो घर से ही होता है, मेरा रूम बंद होता है, मैं अपना काम कर रहा था, काम खत्म होगा तो निकलूंगा, नहीं खत्म होगा तो बीच बीच में चाय पानी के लिए उठ के जाना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन दिमाग वहाँ फंसा रहेगा, वो क्या कर रही है, बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या सब्जी बन रहा है, महक आ रहा है, सुगंध यहाँ तक बड़ा टेस्टी है, एक बार जाके देखें तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर आपको घर वाली फीलिंग ही आती रहेगी जीवन भर, है ना। तो एक्चुअली यहाँ काम है, इस पर काम करना है, दिमाग पर आपको यहाँ रखना है कंसंट्रेशन, है ना, अपने काम पर, अपने काम पे दिमाग लगाइए। चाहे घर में के लोग वर्क फ्रॉम होम आजकल ज़्यादा पसंद करता है, क्यों करता है, क्यों कर रहा है, कुछ तो रीज़न होगा, इसलिए तो वर्क फ्रॉम होम पसंद कर रहा है। तो चीज़ें यही है ना, आपका बेसिकली दिमाग का क्या करता है, किस जगह पे टहल रहा होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि शरीर से बैठा कहीं है ना, और दिमाग से वो है कहीं और। दोनों जगह, दोनों एक ही जगह पे होगा तो काम बनेगा, दोनों अलग अलग जगह पे होगा तो काम नहीं बनेगा। हम यहाँ बैठे हैं दिमाग सिनेमा हॉल में तो कैसे काम होगा, नहीं होगा ना। हम यहाँ बैठे हैं चार्ट पर, दिमाग वेब सीरीज में अटका है तो कैसे होगा। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपका काम सही हो गया तो आपका काम सही हो जाएगा। ठीक है दीपक जी। चलिए अगला सवाल है, टोनी गुप्ता जी लिख रहे हैं रांची से, और इनका सवाल है, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। आप, अब आगे इलेक्शन का टाइम है और अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो किन किन स्टॉक्स पर असर पड़ेगा, आपका क्या व्यू है इस पर आप बताएं। हिंद जिंक बाय किया है 302 पर, इसका एसएल क्या होगा, एसएल टारगेट क्या होगा। मन्नपुरम को रखा है 160 के प्राइस पर, क्या इसे होल्ड करूं क्योंकि अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया हुआ है। आपसे पहले मैंने पूछा था कि इसे होल्ड करूं, पर आपने बताया था इसके कॉम्पिटिटर बहुत आ गए हैं, तो आप अपना व्यू बताएं। तो कॉम्पिटिटर आ गए बहुत, पर मैंने ऐसा थोड़ी बताया कि उसको हटा देना है। मैंने तो अपना व्यू हमेशा रखा है मन्नपुरम, मैं इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ, है ना। खैर कोई बात नहीं। एबीएफआरएल को बाय किया है 260 के प्राइस पर, तो लॉन्ग फॉर लॉन्ग, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या इसमें एग्जिट करना चाहिए या होल्ड ही किया जाए, और क्या एवरेज किया जाए, इसमें अप्रोक्स 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, प्लीज सजेशन दीजिए। अच्छा चलिए, लिख रहे हैं सॉरी इस बार टेलीग्राम पर मैसेज किया बिकॉज ऑफ आईफोन। भाई आपको मुबारक हो, आपने आईफोन खरीदा, मैं तो अभी भी ये देख रहे हैं एंड्रॉइड में चल रहा हूँ। खैर चलिए अच्छी बात है। अब देखिए आगे इलेक्शन है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है तो किन किन स्टॉक्स पे रहेगा। अरे सर तो बीजेपी मुझे बता के थोड़ी जाएगी। पहली बात तो ये समझिए, आपको ये समझना है कि बीजेपी का फोकस किन किन सेक्टर पे ज्यादा है, कॉमन सेंस समझना है, बीजेपी का फोकस किन किन सेक्टर पे ज्यादा है। देखिए डिफेंस पे बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा मैंने डिफेंस पोर्टफोलियो दिया था, जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी तो मैंने डिफेंस सेक्टर दिया था, और 40 रुपए का स्टॉक, 200 रुपए का स्टॉक, 300 रुपए का स्टॉक आज 3-3 हज़ार पर ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड, एच ए एल, है ना, चाहे आपका भारत फोर्ज, चाहे बीईएल, सारे स्टॉक्स रॉकेट हुए। तो उसका डिफेंस पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, साथ ही उसका टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रहता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर वाला पे आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा डिजिटल डिजिटल इंडिया करते रहते हैं, तो डिजिटली से जो रिलेटेड स्टॉक्स पर, उस पर आपको अपना नज़र रखना पड़ेगा। आप मेरा डिफेंस वाला पोर्टफोलियो देखेंगे तो मैंने उसके नीचे एक लाइन भी लिखा था स्टॉप लॉस के बारे में, इलेक्शन 2024, उसका स्टॉप लॉस ही वही है, इलेक्शन 2024। आप जाके देखें, जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है या उस पोर्टफोलियो को देखा है तो आप मुझे बताएं क्या मैंने लिखा है कि नहीं। स्टॉप लॉस इक्वल टू इलेक्शन 2024, है ना, लोकसभा इलेक्शन। यानी इलेक्शन स्टार्ट होगा, आपको डिफेंस वाले से एक बार बाहर आना पड़ेगा। भाई दोबारा बना लेंगे, अगर वो अब वापस आता है तो दोबारा बना लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो डिफेंस, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब पे आपको फोकस करके चलना होगा, इन सब पे आपको असर पड़ सकता है। हिंद जिंक बाय किया है 302 पर। चलिए अब हिंद जिंक आपने ले लिया है 302 पे, तो चल के देखते हैं हिंद जिंक। हिंद जिंक और 302 पे लिया ना, 302 कहता हूँ, हाँ 302 पे ही तो है, और 307 चल रहा है तो सर ठीक तो लिया है, क्या दिक्कत है। स्टॉप लॉस 290 का है, बने रहिए। 310 के ऊपर गया तो 320 से 30 का टारगेट चलेगा। और ये मैं पर्सनल
मैंने बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है भाई, स्टॉक से रिलेटेड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप अपना व्यू अपने से भी बनाएं। और मन्नप्पुरम 160 पर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन्नप्पुरम की बात करते हैं। मन्नप्पुरम में मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि अभी इसने अपना वो वैल्यू नहीं दिखाया जो वैल्यू इसका होना चाहिए। धीरे धीरे वो उस जगह पर आ रहा है, अभी और भी समय लग सकता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर 160 70 60 नहीं 165 का लेवल होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर, है ना, अगर ये टिक जाता है तब फिर 180 तक के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस फिलहाल जो यहाँ पे चल रहा है 145 का लगेगा, लेकिन चूंकि आपने लॉन्ग टर्म रखा है इसको तो कोई बात नहीं। ABFRL को बाय किया 260। इसमें क्या होता है ना सर, ABFRL एक कपड़े की कंपनी है ना, आदित्य फैशन रिटेल लिमिटेड, जितने आप चाहे पीटर इंग्लैंड पहनिए, चाहे वैन ह्यूसन पहनिए, चाहे आप वो बारहसिंगा का सिंग वाला कौन सा आता है जिसमें लोगो लगा, एलन सोली, उसका लीजिए, है ना, वो सारे ABFRL के ही आते हैं। लेकिन ये स्टॉक करती क्या ना, ये कंपनी जब इसके पास पैसा आ रहता है ना तो ये शॉपिंग करता है, ये शॉपिंग कर यानी कि दूसरे दूसरे कंपनियों को खरीदने लग जाता है। इसके वजह से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब किसी कंपनी को खरीद रहा है तो उसका भी कर्जा होगा, उसको भी निपटा रहा है, इस वजह से स्टॉक्स में ना कभी कभी ग्रोथ कम हो जाता है। इसके जगह पे आप देखिए अरविंद फैशन, वो बहुत अच्छा चल जाता है ना। तो आप इसको लॉन्ग टर्म जरूर रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रखें, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है सवाल कि कितना दिन रखें। और रही बात है कि अगर आपको इसमें एवरेज करना है तो वो 180 से 85 के एरिया पे आता है, तो फिर वहां पे एवरेज किया जाए तब भी, है ना, इस जगह पे एवरेज नहीं करना है ABFRL को। तो टोनी जी, ये आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब था। तो आपके सवाल मेरे जवाब का ये 242 एपिसोड कंप्लीट होता है। जिनके भी स्टॉक्स रिलेटेड सवाल थे, डिस्क्लेमर के साथ में आप उसको हमेशा फॉलो करें कि भाई आपको अपना भी दिमाग लगाना है, अपना जब तक व्यू क्लियर ना हो किसी के कहने पे मत लीजिए, मेरे कहने पे भी मत लीजिए, ठीक है। और कमेंट करें, फीडबैक करें, पसंद आया हो तो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला अर्घ है शाम में, और जो लोग छठ उठ करते हैं उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।